नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। तो हम फर्स्ट अध्याय पढ़ रहे थे किशोरावस्था में विकास, शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास। तो आज बच्चों हम किशोरावस्था में विकास के प्रक्रम को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। हाँ, तो बच्चों यदि हम विकास के प्रक्रम को देखें किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में विकास को यदि हम देखें तो किशोरों और किशोरियों की लंबाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है और शारीरिक अनुपात में भी कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम लंबाई की बात करें बच्चों, तो इस अवस्था के अंदर 10 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है और फिर थोड़ी धीमी गति से 16 से 18 वर्ष के बीच में थोड़ी धीमी हो जाती है। और लड़कों की लंबाई की बात करें तो लड़के जो है वो 12 से 15 वर्ष के बीच में तेज़ी से लंबाई में उनकी वृद्धि होती है और फिर बीच में 20 से 22 वर्ष तक ये जो है 16 वर्ष से लेकर के और 20-22 वर्ष तक ये जो है धीमी गति से जो है इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किशोरावस्था के अंदर किशोरों और किशोरियों की लंबाई में भी परिवर्तन होता है। अब यदि हम भार की बात करें तो इस अवस्था के अंदर जो है वसा में वृद्धि के कारण, यानी बच्चे जो है आजकल विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं और फैट ज़्यादा लेने के कारण उनके भार में वृद्धि होती रहती है, जिससे उनकी अस्थियों का विकास भी होता है, पेशी ऊतकों का विकास भी होता है ना, और जिसके कारण क्या होता है उनके भार में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ लड़कियों के भार में जो वृद्धि होती है वो यदि हम देखें तो इनका जो फर्स्ट पीरियड जब आता है, प्रथम जो रजोस्राव होता है उसके ठीक पहले जो है इनकी वृद्धि भार में होती है। इसके साथ साथ या फिर रजोस्राव जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उनके भार की वृद्धि होती है, हम ये कह सकते हैं। और लड़कियों के भार में वृद्धि यदि हम देखें तो किशोरावस्था में 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक जो है तेज़ी से भार बढ़ता है लड़कियों का, और लड़कों की भार की वृद्धि की बात करें तो 13 से 16 वर्ष के बीच में जो है लड़कों के भार में तेज़ी से वृद्धि होती है। या अब यदि हम देखें शारीरिक अनुपात में यदि परिवर्तन हम देखें तो इस अवस्था के अंदर किशोरों के विभिन्न अंगों का विकास भी होता है, जैसे नाक है, पाँव है, हाथ है, धड़ है, कूल्हे है, कमर है, कंधे हैं, स्तन है आदि जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इनमें जो परिवर्तन होता है वो स्पष्ट रूप से जो है वो हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो है इस अवस्था के अंदर चेहरे पर कील मुहासे जो है निकलने लग जाते हैं बच्चों के, और गुप्तांगों पर बाल उगने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोर और किशोरियों के जैसे ही इस अवस्था के अंदर किशोरावस्था के अंदर वो प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंदर जो विकास है वो कई प्रकार से होता है, जैसे लंबाई में भी वृद्धि होती है, भार में भी वृद्धि होती है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। अब चलते बच्चों टेक्स्ट बुक क्या कहती है। तो यदि हम टेक्स्ट बुक को देखें तो किशोरावस्था का एक अपना निश्चित जो है अनुक्रम होता है, और किशोरावस्था के प्रक्रम को समझने के लिए सबसे पहले यौवनारंभ से हम प्रारंभ करेंगे, किशोरावस्था से ही प्रारंभ करेंगे। यौवनारंभ जो होता है इसमें क्या होता है, अलिंगता समाप्त हो जाती है और लिंगता आ जाती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के लैंगिक गुणों का विकास होता है। और इस अवस्था के अंदर बाल्यावस्था की समाप्ति से कुछ पहले ही ये शुरू हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ये अवस्था बाल्यावस्था की जो समाप्ति है उसके थोड़े से पहले जो है समाप्त हो जाती शुरू हो जाती है ना। तो अब इसके बाद ये किशोरावस्था के कुछ समय बाद तक ये चलती रहती है, और यौवनारंभ को कभी कभी हम किशोरावस्था भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यौवनारंभ क्या है, एक तरह का किशोरावस्था है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो पूर्व किशोरावस्था है, ये पूर्व किशोरावस्था जो होती है इस समय बालक जो होता है लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करता है, और इसी अवस्था को हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विभाजक रेखा भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, जब तक वो पूर्व किशोरावस्था के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जब तक इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो बच्चा ही माना जाता है, बालक ही माना जाता है। अब चलते हैं आगे। देखो, उत्तर किशोरावस्था की तुलना में पूर्व किशोरावस्था और प्रारंभिक किशोरावस्था में जो है परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तर किशोरावस्था में तो एक बच्चा जो होता है स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है थोड़ा, है ना, तथा उसमें शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो तेज़ी से पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक या फिर पूर्व किशोरावस्था के अंदर। लेकिन उत्तर किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो अदृश्य होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते। और फिर पूर्व किशोरावस्था जो होती है जीवन की ऐसी अवधि है जिसे हम प्राय तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। इसको तनाव और तूफान की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आयु के अंदर किशोर जो होते हैं वो माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों के साथ कई बार जो है उनका संघर्ष भी होता रहता है, और उनकी संवेगात्मकता जो होती है वो बाल्यावस्था की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ती है। मतलब कि अब उनमें तरह तरह के संवेग जो है उत्पन्न होने लगते। अब देखो, इस अवस्था के अंदर जो है बड़ों के साथ रहना, उनके साथ काम करना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। क्या, किशोरों का। अब पूर्व समायोजित बालक जो होते हैं वो कई प्रकार के विकासात्मक कार्यों की जिम्मेदारी उनको भी लेनी होती है,
अब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको कई प्रकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके ऊपर आती है, जैसे व्यवसाय के लिए जो है अपने आप को अलग रखना, है ना। फिर इसके साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है, विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए तैयार करना है अपने आप को, है ना, अपने करियर को डिसाइड करना है, तथा सामाजिक ढंग से उत्तरदायित्व की इच्छा करना है और समाज के नियमों को प्राप्त करना है, समाज के नियमों के अनुसार अपने आप को ढालना है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो किशोरावस्था के अंदर बच्चों के अंदर जो है वो आ जाती है और वो इसके साथ जो है अपना समायोजन करना सीखते हैं। अब देखो यहाँ पर हैंगस्टर्स नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1953 के अंदर क्या कहा है कि किशोर ऐसा सोचते हैं कि प्रौढ़ जो होते हैं, प्रौढ़ों का उनके बारे में विचार अच्छे नहीं है। कैसे कि उनका प्रौढ़ावस्था के अंदर प्रवेश करना जो है वो कठिन कर देते हैं, ऐसा लगता है प्रौढ़ों को, है ना। और वो माता पिता से कई बार जो है उलझते हैं और अपने और माता पिता के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं, कौन, किशोर, है ना। तथा जिससे कि वे अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते, उनकी मदद नहीं ले सकते। तो इस प्रकार हैंगस्टर्स ये कहना चाहता है कि किशोरावस्था के अंदर बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं और इन परिवर्तनों के कारण वो अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ जो है समायोजन करने में उसको थोड़ी मुश्किल होती है। अब देखिए गॉलब्लेट नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1957 में क्या कहा है कि एक वृद्धावस्था, जीवन की एक वृद्धावस्था को छोड़ करके व्यक्ति के विकास की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जिसके अंदर की नकारात्मक गुण नहीं हो या फिर नियमबद्ध आचरण का अभाव हो या नियमबद्ध आचरण के अभाव जो है इतनी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हो। सिर्फ वृद्धावस्था ही सबसे जो है स्टेबल अवस्था होती है जिसके अंदर व्यक्ति शांत सौम्य हो जाता है ना, वो समझदार हो जाता है। बाकी सभी अवस्थाओं के अंदर कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिवर्तन या नकारात्मक गुण जो है वो बच्चों के अंदर, व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम किशोरावस्था को संक्रमण काल कह सकते हैं, समस्याओं का काल कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समस्याएं इसके अंदर उत्पन्न होती हैं। और किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का ही संक्रमण काल है ना। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संक्रमण काल का समस्या काल हम इसको कह सकते हैं। समस्त संक्रमण के समान ही किशोरावस्था में नई और पुरानी अभिवृत्तियों में परिवर्तन भी होता है, बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार की नई नई जो है वो अभिवृत्तियाँ बच्चों के अंदर जागती है, रुचियाँ जागती हैं और इसीलिए व्यवहार में असंगति और अस्थिरता दिखाई देती है। इसीलिए बच्चों के व्यवहार में कई प्रकार के जो है अस्थिरता जो है वो पाई जाती है, कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का के साथ वो समायोजन करना भी इस अवस्था के अंदर सीखते हैं।